अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहां पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं नाजरीन, ये भी आपको बताएंगे। अब हम बात करेंगे अपनी आज की बड़ी खबरों के हवाले से और डिस्कस करेंगे आज की अहम खबरें। तो बताएंगे पीपल्स पार्टी पंजाब में बड़ा सरप्राइज देने में नाकाम हो चुकी है। आसिफ अली सरदारी और बिलावल भुट्टो के पंजाब में डेरे भी काम न आए। इसके अलावा बात की जाएगी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। इलेक्शन सर पर है लेकिन अवाम को सियासी जमातों के मंशूर का अभी तक इंतजार है। और हाइड्रल पावर से बिजली की पैदावार में कमी, महंगे पावर प्लांट्स की बंदी से शॉर्टफॉल भी बढ़ चुका है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह सामने आ चुकी है। तो बात कर लेते इलेक्शन कमीशन के अहकामात की। आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को हटा दिया गया है। वजीर आजम ने डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद की तब्दीली के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को हिदायत जारी कर दी है। इसके अलावा वजीर आजम का ओहदों पर तकर्रुर के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को पैनल तश्कील देने का हुक्म भी सामने आ चुका है। डिप्टी कमिश्नर आईजी इस्लामाबाद की तब्दीली के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को हिदायत जारी कर दी गई हैं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाने के हवाले से और इलेक्शन कमीशन ने यह अहकाम जारी कर दिए हैं। वजीर आजम का ओहदों पर तकर्रुर के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को पैनल तश्कील देने का हुक्म भी जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह अहकाम सामने आए हैं, जिसके हवाले से मजीद तफसीलात हम जान लेते हैं राना उस्मान से। राना उस्मान, बताइएगा जो ये अहकाम जारी किए गए हैं इनके ऊपर कब तकर्रुर किए जाएंगे? जी देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 दफ़ा जो है आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने के हवाले से जो है लेटर लिखे गए वजारत दाखिला को। वजारत दाखिला ने 1 दफ़ा जो है आईजी इस्लामाबाद को तब्दील करने के हवाले से अहकाम जारी किए, लेकिन आईजी इस्लामाबाद और इलेक्शन जो डिप्टी कमिश्नर थे उनको तब्दील नहीं किया गया, बल्कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब ये रिटर्निंग ऑफिसर जो है DOR ऑफिस के नाम के साथ जो है डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन जो है उनको नाम सामने देखा गया। लेकिन अब वज़ीर आज़म की जानिब से अहकाम जारी किए गए एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न इन ओहदों पर तकर्री के लिए जो है पैनल तश्कील दे और सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न जो है उनको मुदाखला भी जो है अरसाल कर दिया गया है। अब ये देखना होगा कि कब पैनल बनता है एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को वजारत दाखिला भी 1 दफ़ा ख़त लिख चुकी है इन अफसरान को तब्दील करने के हवाले से, लेकिन ये जो अफसरान थे। अच्छा राना उस्मान, ये भी बताएगा, ये भी अहकाम सामने आ रहे हैं कि जो राहत चीमा है उनको भी हटाने के हवाले से जो समरी है वो सामने आ चुकी है? जी बिल्कुल, आहद चीमा जो हैं उनको भी हटाने के हवाले से जो समरी है वो वज़ीर आज़म की जानिब से जो है भिजवाई गई है। मुशीर के ओहदा से हटाने की समरी जो है वो भिजवाई गई है। वज़ीर आज़म की जानिब से समरी सदर मुमलिकत को अरसाल की गई है। इलेक्शन कमीशन ने आहद चीमा को ओहदे से हटाने का जो हुक्म था वो जारी किया था। अजीज़ुद्दीन काका खैल ने इलेक्शन कमीशन में आहद चीमा के मुशीर बनने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी और सदर मुमलिकत ने आहद चीमा को 17 अगस्त 2023 को निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एस्टैब्लिशमेंट जो है मुकर्रर किया था। अब जो है अब लेटर लिखा गया है वज़ीर आज़म की जानिब से। एक तो मुशीर जो है उनको हटाने के हवाले से सदर मुमलिकत को समरी अरसाल की गई है। इसके अलावा आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन जो है उनको हटाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को वज़ीर आज़म ने ये अहकाम जारी किए हैं कि वो एक पैनल बनाए और जो प्रेफरेंस अफसरान हैं उनके हवाले से जो है लिस्ट मुरतब कर जो है नए अफसरान को लगाया जाए। अब ये अफसरान कब तक तैनात किए जाते हैं, क्योंकि आज तो छुट्टी है, कल एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न जो है उसमें पैनल सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न पैनल तश्कील देंगे। पैनल तश्कील देने के बाद जो है मुख्तलिफ अफसरान के इंटरव्यू होंगे और उनकी सिलेक्शन के बाद जो है आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उनको तैनात किया जाएगा। जी ठीक है, तो इसको कितना वक्त दरकार होगा मजीद? और आहद चीमा के हवाले से तो अहकाम कुछ रोज कबल आए थे, लेकिन क्या अभी तक उस बात पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका? जी बिल्कुल, ये आहद चीमा के हवाले से जो है अहकाम इलेक्शन कमीशन की जानिब से आए थे और इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ ये कहना कबल वक्त होगा। लेकिन ये देखा गया है कि आईजी इस्लामाबाद और जो DC इस्लामाबाद है, DC इस्लामाबाद को जो है हटाने के हवाले से 2 दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने जो है लिखा,
लेकिन स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से कोई जवाब नहीं है। उसके बाद वजारत दाखिला ने स्टैब्लिशमेंट को लिखा कि आईजी इस्लामाबाद को तब्दील किया जाए। उसके बाद भी स्टैब्लिशमेंट से हमने बारहा ज़राए से पूछने की कोशिश की कि क्या स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न में कोई पैनल तश्कील दिया गया है या फिर कोई अहकाम सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट जो है उनकी जानिब से कोई जारी किया गया, लेकिन इस हवाले से किसी किस्म के अहकाम जो थे वो सामने नहीं। अब ये बड़ा अहम इकदाम है कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो खत लिखे गए थे उनका अब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो है ऑर्डर जारी किए गए हैं। ये देखा गया है कि जो इस तरह के अफसरान होते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इनकी रीशफलिंग करती रहती है, लेकिन ये जो अफसरान थे ये इतने कहा जा सकता है कि ताकतवर थे या फिर किस वजह से इनको तब्दील नहीं किया जा रहा था ये कहना कब्ज़ा वक्त होगा। लेकिन जो है इनके बारे में इलेक्शन कमीशन बहरहाल लिख चुका था, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की थी, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल। और जो समरी है वो भी भिजवा दी गई है आज चीमा को वज़ीर आज़म के मुशीर के ओहदे से हटाने के हवाले से। बहुत शुक्रिया राना उस्मान अपडेट करने के लिए। तो मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का जो अमल है वो जारी है और कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटों की अगर बात की जाए तो उस पर पंजा आजमाई के लिए हजारों उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन में ऑनलाइन सहूलत मरकज भी कायम कर दिया गया है। कागजात नामजदगी पर एतराजात सुनने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी तश्कील दे दिए गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट के 9, जबकि सिंध हाईकोर्ट की बात की जाए तो वहां के 6, पेशावर हाईकोर्ट के 5, इस्लामाबाद हाईकोर्ट और बलूचिस्तान हाईकोर्ट के 2 जजेस बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराजात सुनेंगे। इलेक्शन की गहमा गहमी के हवाले से मजीद तफसीलात जो है वो हम जान लेते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे हैं उमर दराज, बताइएगा एक तो ये जो वहाँ पर बात हो रही है इसके हवाले से बताइएगा कि कब तक ये कागजात नामजदगी का जो एतराज़ात है उस पर कब तक जो ट्रिब्यूनल है तो वो तश्कील दिए जाएंगे, और इसके अलावा बताइएगा कि वक्त कब तक का दरकार है, जो जांच पड़ताल है वो कब तक की जाएगी। आज बिल्कुल बात की जाए आम इंतखाबात के सिलसिले में उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराने के पहले मरहले के अख्ताम के बाद जो है वो कौमी और सूबाई असम्बली की जो मुख्तलिफ सीटों पर जो है नशिस्तों पर जो है वो आज NA 118 और NA 121 की जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात की जाँच पड़ताल का अमल जो है वो इस वक्त भी जारी है। लाहौर के हल्का NA 118 और NA 121 से जो सियासी खिलाड़ी हैं, जो बड़े नाम हैं, उनमें हमजा शहबाज, अयाज सादिक, शेख रोहेल असगर और दीगर जो जमातों के रहनुमा हैं उन्होंने अपने कागजात, उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। अगर बात की जाए स्क्रूटनी के हवाले से तो आज 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक का जो टाइम है, ये जो लाहौर की जो 14 मुल्क भर की तरह लाहौर की 14 और सूबाई असम्बली की 30 जनरल नशिस्तों के कागजात जो उम्मीदवारों ने जमा कराए उनकी स्क्रूटनी होगी और उसके बाद जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर, क्योंकि अगर कोई आरोज जो है वो किसी उम्मीदवार के कागजात पर एतराज लगाता है तो फिर वो जो है अपनी दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर दिया जाएगा और उसके बाद उसका फैसला जो है वो 11 जनवरी तक जो है वो किया जाएगा। अगर बात की जाए आज जो बड़े नामों की, तो हमजा शहबाज की टीम जो है वो यहाँ पे लीगल टीम पहुंची, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो क्लियर करवा ली हैं। इसके साथ साथ अयाज सादिक और उनकी टीम भी आई और अयाज सादिक की टीम ने भी आगे जो है वो कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल करवाई। शेख रोहेल असगर खुद आए, उन्होंने भी अपने कागजात की जो है वो जो जांच पड़ताल है वो मुकम्मल करवाई। इसके साथ साथ जो रिजवान जिया भट्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के NA 118 और NA 121 से उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए थे, उनके भी जो कागजात की जाँच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। मोहम्मद मदनी जो कि NA 118 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और जो दीगर जो वसीम कादिर जो NA 121 से जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उम्मीदवार अपने कागजात जमा करवाए हैं, उन्होंने उनके कागजात की भी जो है वो जांच पड़ताल हो चुकी है। अगर बात की जाए PP की तो PP 162, PP 155 और PP 157 के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात की भी जो है वो जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। जो मुस्लिम लीग के तलहा सईद जो है, हाफिज तलहा सईद, उन्होंने PP 155 से अपने कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल करवा ली। इसी तरह मियां मुश्तबा शाहरुमान है वो भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी अपने कागजात की जो है वो जांच पड़ताल मुकम्मल करवाई। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो मलिक शाही ने NA 118 से अपने कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल करवाई। मलिक जिशान जो है सुहेल, उन्होंने भी अपने NA 118 से कागजात की जांच पड़ताल जो है मुकम्मल कराई। तहम जो NA 118 से 19 उम्मीदवारों ने जो है वो जनरल नशिस्त के लिए जो है वो कागजात जमा करवाए थे और NA 121 से 24 उम्मीदवारों ने अपने कागजात जो है वो जमा करवाए थे, जिनकी जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट सिलसिला अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए उमर दराज।
पीपल्स पार्टी ताहल पंजाब में सरप्राइज देने में नाकाम है। आसिफ अली सरदारी और बिलावल भुट्टो के पंजाब में डेरे भी किसी काम ना आए। आसिफ अली सरदारी ने पंजाब में अहम शख्सियात से मुलाकातें की हैं, लेकिन कोई बड़ा नाम पीपल्स पार्टी में शामिल ना हो सका। जराए का कहना है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में इलेक्टेबल्स को तोड़ने के लिए कोशिश है, जिसके लिए मुख्तलिफ शख्सियात से राब्ते किए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है नियो की नुमाइंदा आमना जंजुआ। आमना जंजुआ, बताइएगा, पीपल्स पार्टी की जानिब से जो सदर है और जो चेयरमैन है, उन्होंने पंजाब में डेरे जमाए रखे, लेकिन उसके बाद भी वो डेरे किसी काम ना आए। अब बताया जा रहा है कि कोई इलेक्टेबल्स जिनको तोड़ने के हवाले से बातचीत की जा रही थी, उनको भी ना तोड़ सके। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को पंजाब में नाकामी का सामना हुआ है। पीपल्स पार्टी पंजाब में बड़ी विकेट गिराने में ताहाल नाकाम है। आसिफ अली जरदारी के पंजाब में डेरे भी रहे जो किसी काम ना आ सके। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 2 मरतबा ऑफिशियल और 1 मरतबा जो है वो खुफिया दौरा भी लाहौर का किया है। आसिफ अली जरदारी ने पंजाब के दौरे के दौरान अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की हैं। पंजाब में जितनी भी मुलाकातें रही हैं वो बेनतीजा ही निकली हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में अहम रहनुमाओं को शमूलियत के हवाले से मनाने में ताहाल नाकाम रही है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में राब्तों का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। पीपल्स पार्टी पंजाब में इलेक्टेबल्स को तोड़ने के लिए कोशिशें हैं। इसके अलावा पार्टी का मजीद लोगों से राब्ते करने का भी फैसला है। पंजाब में मुस्बत रद्द-ए-अमल ना आने पर पार्टी की आदत पंजाब की क़यादत से भी मायूस नजर आ रही है, उनसे नाला है। पीपल्स पार्टी जो है वो क़यादत जो है उसको पंजाब के कायदीन से भी नाला होने के साथ साथ उनको जो है अहम टास्क सौंपे गए हैं कि पंजाब जो हम। बहुत शुक्रिया आमना जंजुआ, तफसीलन आपने अपडेट किया कि पीपल्स पार्टी अभी तक तो नाकाम नजर आ रही है पंजाब में डेरे जमाने के बाद भी। और परवेज खटक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें, आपको बराह रास्त ये चलते हैं। समझा कि हम अपना इलेक्शन आज़ाद लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद देखेंगे कि वो लोग भी हमारे साथ आएंगे। और अभी जो लोगों ने दाखिल किए हैं कागज़, ये बड़ी पार्टियों में रिफ्ट पड़ी हुई है, कुछ इंतज़ार में और कुछ लोग आ रहे हैं। इंशाल्लाह हर हफ्ते इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम आपको जमा करते हैं और शामिल हो रहे हैं, डिफरेंट जगहों पर लोग शमूलियत कर रहे हैं। अगर आप देखें गुज़िश्ता 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में बड़ी सियासी जमातों के लोग इधर उधर गए हैं, आपके साथ में शमूलियतें हो रही हैं और उसकी बड़ी वजह टिकट का ना देना है। तो क्या समझते हैं कि इस तरह की जो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना है, तो क्या इससे जमहूरियत मजबूत होगी? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान की सियासत में एक लफ्ज़ लाडला बहुत ज़्यादा इस वक्त इन हुआ है, तो आपके ख्याल में इस वक्त मरकज में लाडला कौन है और सूबे में लाडला कौन है? ये लाडला तो आपको पता होगा, लेकिन पार्टी जो है ना, इधर से उधर जाना, सियासी लोग जब इलेक्शन आता है या उससे पहले अपने लिए मैदान देखते हैं। ये कोई कुफर नहीं है, कोई कुरान का अल्फाज नहीं है कि यहाँ पर एक अजीब बात है, पीटीआई में जो जाता है वो देख में चला जाए ठीक ठाक, उसको कोई छोड़ता है तो लोटा। अब मेरे जैसे आदमी को लोटा कहते, मैंने तो अपनी पार्टी बनाई, किसी कोई हिम्मत कर सकता है कि पार्टी बनाए? मैं तो इनको चैलेंज करता हूँ कि मैं तो तुम्हारे मुकाबले में आया हूँ। मैं इस तुम्हारी शक्ल दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सूबे के लिए खिदमत क्या है। 4 साल वफाकी हुकूमत रही, ये नोट कर लें। इस सूबे को 1 रुपये भी नहीं दिया, एक स्कीम भी नहीं दी। हमारा चलते हुए काम बंद किए, हमारे गैस के काम बंद किए, हमारे फंड बंद किए, हमारे रॉयल्टी के जो पैसा था हमें नहीं मिला, उसके लिए हम लड़ते रहे। तो ये सूबे, ये जो पठान, इनको इमरान खान बेवकूफ़ समझता है। ये समझता है कि बस दिमाग में मैंने डाल दिया है और इन्होंने बस जो मैं कहूँगा वो करूँगा, चाहे मैं खिदमत करूँ या ना करूँ। ये फाटा जब मर्ज हो रहा था, इसके साथ भी वादा हुआ था कि 100 अरब रुपए सालाना मिलेगा। वफाक ने 50 अरब देने थे, सूबों ने उसके मुताबिक फ़ंड हिस्सा देना था। हमारा सूबा तैयार था, महमूद खान रेडी था, ना पंजाब ने दिए ना वफाक दे दिए। और वो वादा खिलाफ़ी भी, बहुत सारे वादा खिलाफ़ी इस सूबे के साथ हुई। तो मैं अपने सूबे के लोगों को कहता हूँ कि गलतफहमी में ना हो, ये झूठी कहानी है, इससे कुछ भी नहीं बनना। अगर कुछ बनता तो 4 साल में इस मुल्क के लिए कुछ हम कर लेते। खटक साहब, बेट जो है वो इंतखाबी दौर से बाहर हो गया, बैलेट पर बेट नहीं होगा, फिलहाल तो यही नजर आ रहा है। तो कितना सूदमंद होगा आपके लिए कि बेट ना हो? नहीं, हमें इससे क्या, बैट हो या ना हो, हम तो मैदान में हैं। मैं सियासी आदमी हूँ, मैंने तो कभी नहीं सोचा ये होगा या ये नहीं होगा। हमने मेहनत करनी है, आगे लेके जाना है, अपना प्रोग्राम देखना है, लोगों के लिए मुस्तकबिल का रास्ता दिखाना है, पास में जो किया है वो बताना है। तो हम एक प्रोग्राम के साथ चल रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन है कौन नहीं है, कोई आता नहीं आता है।
ये फैसला अल्लाह करेगा। अगर मेरी नीयत साफ़ है तो इंशाल्लाह सबको इनको ऐसी शिकस्त मिलेगी कि याद करेंगे। ये याद रखना 8 तारीख को। खटक साहब, लास्ट क्वेश्चन है, नौशहरा के पिच पर आपका मुकाबला अपने भाई के साथ है, क्या कहेंगे? यार मेरे मुकाबले बहुत सारे हैं उनको। मुझे ऑफर हुई थी बल्ले कि मैंने इनकार कर दिया। मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। कोई कैसे कर सकता है इस तरह? मेहरबानी। सर पर IPP पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया कि मुझे बल्ले की ऑफ़र की गई थी लेकिन मैंने उसको ठुकरा दिया। क्या कोई ऐसा कर सकता है जो हिम्मत मैंने की? उन्होंने कहा कि जो बानी PTI थे उनकी जानिब से लोगों को उल्लू बनाया गया और पठान उनको समझा जाता है कि वो शायद बेवकूफ़ कौम है, इसलिए वो उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन अब आवाम को अब बहुत अकल आ चुकी है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो आवाम की खिदमत करेगा वही वोट पाएगा। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी NA 207 से इलेक्शन लड़ेंगे। आसिफ अली जरदारी के कागजात की जांच पड़ताल हो गई है। नवाब शाह में RO ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आइंदा वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का बनेगा और आसिफ अली जरदारी NA 207 से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। नवाब शाह से आसिफ अली जरदारी की कागजात की जांच पड़ताल के लिए RO ऑफिस आमद हुई और आइंदा वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का बनेगा। ये आसिफ अली जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा और ये भी कहा कि जो पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल है वो रोशन है, आइंदा हुकूमत हम बनाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में पहुंचे और वहां पर मीडिया से बात करते हुए ऐसा कहा और NA 207 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी किया गया है। नवाब शाह का यह हल्का है जहां पर आसिफ अली जरदारी की कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से आमद के मौके पर मीडिया से बात करते हुए ऐसा कहना था कि जो आइंदा वज़ीर आज़म है वो पीपल्स पार्टी का ही बनेगा और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, आइंदा हुकूमत हम ही बनाएंगे। और आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो हम पेशरफ्त है वो NA 207 से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से बात करते हैं। इमरान काशिफ अबड़ो हमारे साथ मौजूद है। इमरान काशिफ अबड़ो, बताइएगा, पीपल्स पार्टी के जो सदर आसिफ अली जरदारी उन्होंने नवाब शाह से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। जी, आसिफ अली जरदारी ने NA 207 नवाब शाह की नशिस्त कौमी असम्बली की जो है उससे लड़ने का फैसला किया है और आज उनकी स्क्रूटनी थी जिसमें उनके फॉर्म जो है वो NA 207 पर बहाल हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आइंदा वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से होगा और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, जबकि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत चारों तरफ सूबों में नजर आएगी आपको। और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ पहले जो है मेहनत करके नहीं आई थी, लेकिन आइंदा जो अब इलेक्शन आ रहा है उसमें मेहनत करके सामने आए तो वो मुकाबला होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गुलकार चाहत फतेह अली खान में इंतखाबी अमल में कूद पड़े हैं। लाहौर के हल्का NA 128 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। चाहत फतेह अली खान ने अपने मदाहों के लिए वीडियो भी अपलोड कर दी है। करोड़ों दिलों की जान चाहत फतेह अली खान, ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं खुशियां वाकई बांटने के लिए आ गया हूं। आपको पता है कि आज मैंने सिर्फ आपके लिए NA 128 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और आज मेरे कागजात माशाल्लाह जमा भी हो गए हैं। शुक्रिया मेरे प्यारे भाई के, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अब मैं चाहता हूं कि मैं आप में रहूं, आपकी खिदमत करूं और आपके हर तरफ खुशियां खुशियां आएंगी इंशाअल्लाह ताला। फिर से हल्का 128 लाहौर 128 NA 128 से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं कौमी असम्बली का, तो भंगड़े भी होंगे, खुशियां बांटी जाएंगी। आई लव यू, अस्सलाम वालेकुम। एक ब्रेक शामिल करते हैं। क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी आमद। पाकिस्तान ने मुकीम तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर ने गुफ्तगू में कहा कि इस्लाम हमें अमन दोस्ती का सबक सिखाता है और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जावेद बलोच से। जावेद बलोच, आर्मी चीफ की जानिब से दौरा किया गया है क्राइस्ट चर्च का और नेक तमन्नाओं का इज़हार भी किया गया है, हवाल बताइएगा।
देखें, आज क्रिसमस के मौका पर आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर जो है वो पहुंचे हैं चर्च में, और उन्होंने मसीही बिरादरी जो चर्च में मौजूद थी अपनी इबादत में, अपनी खुशियों में उनसे मुलाकात की और उनसे मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल भी किया। इस मौका पर उन्होंने आर्मी चीफ ने जो शुरका थे वहाँ पर उनसे बातचीत करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मन जो है वो मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारे डालने की कोशिशें पर तुले हुए हैं, लेकिन हमने ये तमाम साजिशें जो है वो नाकाम बनानी हैं। इस मौका पर उन्होंने आर्मी चीफ ने 1947 को दस्तूर साज असम्बली से कायद-ए-आज़म के खिताब के दौरान जो तलमात थे वो भी दोहराए, और जिसमें उन्होंने कहा था कि कायद-ए-आज़म ने कहा था कि आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, और इस पर रियासत पाकिस्तान में अपनी मसाजिद या किसी भी दूसरी इबादतगाह जाने के लिए तमाम लोग आज़ाद हैं। जो जहाँ पे जाए अपनी इबादत में मसरूफ हो, उस पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इस मौका पर आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं और मसाइल हैं उनसे निपटने के लिए बयानबाजी की बजाय, प्रोपेगेंडा की बजाय जो है वो मिलकर जो है वो इन मसाइल का हल निकालना होगा और मिलकर जो है कौम को आगे ले जाना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद बलोच अपडेट करने के लिए। दुनिया भर की तरह पेशावर में भी मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। क्रिसमस के मौके पर पेशावर के गिरजा घरों में खसूसी दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात हम जानते हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल-कयूम आफरीदी से, जो कि इस वक्त पेशावर में एक चर्च में मौजूद हैं सदर के साथ। बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी क्रिसमस त्यौहार जो है वो जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, और इस हवाले से मसीही कम्युनिटी की जानिब से पेशावर के मुख्तलिफ जगहों पर क्रिसमस के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया है। इस वक्त मैं सेंट जॉन चर्च में मौजूद हूँ, जहाँ पर मरकज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग जो है वो क्रिसमस के त्यौहार को मनाने के लिए यहाँ पर पहुँच गए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। खुदा का बहुत शुक्र है कि इतना अच्छा क्रिसमस मनाया गया है यहाँ पे, और खुदा का शुक्र है अपने बहन भाइयों से मिले हैं। हमारी तरफ से अपने मुस्लिम भाइयों को भी खुदावन की ये ईद विलादत इसको कहा जाता है, हमारी तरफ से आप लोगों को भी मुबारक हो। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पर न सिर्फ इबादत की है बल्कि एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की है। क्रिसमस के इस मौके पर न सिर्फ एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की बल्कि मुल्क कौम की तरक्की के लिए भी जो है वो दुआ की। जी, अमरीकी खलाई इदारा नासा ने खलाई क्रिसमस ट्री की तस्वीर जारी कर दी है, और आपको बताएं कि ये खलाई इदारे नासा ने हैरत अंगेज़ खलाई मकाम की तस्वीर शेयर की है, और मकामी ज़मीन से 2500 नूरी बरसों के फासले पर वाक़ है, जो किसी क्रिसमस ट्री से जगमगाता नजर आता है। सितारों के झुमगट्टे को NGC 2264 का नाम दे दिया गया है, जिसमें से कुछ सितारे सूरज से भी बड़े हैं। सितारों को शोख सब्ज़ रंग में दिखाया गया है। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर कराची की मज़ार कायद पर हाज़िरी। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनके 147वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया गया। कोर कमांडर कराची ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिह ख्वानी भी की। तो मज़ार कायद के हवाले से गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। कोर कमांडर कराची की मज़ार कायद पर हाज़िरी। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनके 147वें यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया गया। कोर कमांडर कराची ने मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए और फातिह ख्वानी भी पढ़ी। यासिर इरफात को कौमी T20 टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच बनाने का फैसला कर लिया गया। यासिर इरफात की तकर्री ऑस्ट्रेलवी कोच हेमलोड की जगह से की गई, और ज़राए के मुताबिक यासिर इरफात की तकर्री डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की सिफारिश पर हुई है। तफसीलात मज़ीद क्या है वो आपको बताएं कि यासिर इरफात की तकर्री ऑस्ट्रेलवी कोच हेमलोड की जगह पर की गई है, और ये किसके कहने पर की गई, तो वो जिनकी तकर्री है डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ की सिफारिश पर की गई है। चिराग बलोच हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे तफसीलात मज़ीद जानते हैं। चिराग बलोच, बताइएगा यासिर इरफात के हवाले से।
जी, यासिर अरफात जो है वो उनको कौमी टीम का जो हाई परफॉर्मेंस कोच बना दिया गया है और वो जो उनको ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो कि ऑस्ट्रेलियाई कोच थे हेमलोड की जगह उनको रखा गया है और हेमलोड जो है वो ऑस्ट्रेलियाई सीरीज पर जो है वो जो कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज जारी है उसके लिए उनको रखा गया था। लेकिन अब जो है वो उनको यासिर अरफात को जो है उनकी जगह T20 टीम का हाई परफॉर्मेंस जो है वो कोच बनाया गया है। यासिर अरफात की तकरीर जो है मोहम्मद हफीज़ के कहने पर जो है वो की गई है, उनकी सिफारिश थी। और जो इससे कबल जो है वो मैं बताता चलूँ कि यासिर अरफात को जो है वो जनूबी अफ्रीका में होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच जो है वो मुकर्रर किया गया था। लेकिन अब जो है वो उनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो है वो नाते जुड़ चुके हैं। तो यासिर अरफात जो है इससे कबल भी पाकिस्तान टीम के साथ जो है वो बतौर बॉलिंग कोच जो है वो रह चुके हैं। उनकी खासा एक्सपीरियंस है, उन्होंने काउंटी क्रिकेट भी खेली, काफ़ी लीग भी खेली हैं। और यासिर अरफात जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जिसके बाद वो 3 जनवरी को जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ न्यूजीलैंड के लिए अपने पहले जो दौरा होगा उनका बतौर असाइनमेंट जो उनकी होगी हाई परफॉर्मेंस कोच, वो न्यूजीलैंड जो है वो जाकर 5 T20 मैचेस खेलने हैं। 3 जनवरी को ऑकलैंड रवाना होंगे टीम के साथ। जी ठीक है, हमारे साथ रहेगा चिराग बलोच, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। हारून रशीद साहब, यासिर अरफात को हाई परफॉर्मेंस कोच बनाने का फैसला किया गया है, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मैं तो अब ऑब्वियसली ये सारे क्रिकेटर्स हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट खेली हुई है, अब इनको कोई जॉब मिल रही है तो मैं तो गुड लक ही कहूँगा। लेकिन साथ साथ मैं ये सिर्फ ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस क्या है, क्या कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस है, और हाई परफॉर्मेंस कोच कहाँ किसी टीम के साथ लगा हुआ है दुनिया में। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब सी चीज़ लग रही है कि किसी लड़के ने क्रिकेट खेली हुई है तो क्रिकेट खेलना एक बिल्कुल अलग चीज़ है, कोचिंग बिल्कुल अलग चीज़ है। आई थिंक थोड़ा सा कोई माइंडसेट मुझे जो नज़र आ रहा है इस तरह का, वो ये है कि जो भी मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं उनको आप इन्वॉल्व कर लें, चाहे कोई एक्सपीरियंस हो या ना हो। अब ऑब्वियसली सुना मैंने कि ये कोई टीम डायरेक्टर की जो है उसकी रिकमेंडेशन पे इनको लिया गया है, तो टीम डायरेक्टर का अपना भी कोचिंग एक्सपीरियंस कुछ नहीं, तो इतनी ज़्यादा उनकी से है, तो फिर ऑब्वियसली इन सब के लिए गुड लक है। अच्छा कर दें तो अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, मैं तो खुश हो जाऊंगा इस बात पे। अच्छा, ये बताइएगा हारून रशीद, वकार यूनिस कभी हुआ करते थे हाई परफॉर्मेंस कोच, तो क्या इस तरह के फैसले क्रिकेट की बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं या किसी कोई और मकसद है? देखिए, एक तो किसी को समझ में नहीं आ रही कि कोचिंग हमेशा प्री सीजन होती है या ऑफ सीजन होती है। देखिए, इन सीजन में कोचिंग नहीं होती, मेंटेनेंस होती है। अब इन लोगों को इतना ही नहीं पता कि ऐसी ऐसी ये बातें ये कर रहे हैं जो मैं सुनता हूँ तो हैरान इसलिए होता हूँ क्योंकि इनका एक्सपोजर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है इनका, तो इस किस्म के नी जो डिसीजन है वो ले लेते हैं कि अब बीच में जमानत तो नहीं है ना। अब आप मुझे बताएं कि T20 में आपके पास टाइम कितना होता है? एवरी सेकंड डे देयर इज अ मैच, एवरी सेकंड डे, थर्ड डे देयर इज अ मैच। आप मैच खेल रहे हैं, कोचिंग कहाँ करेंगे आप? बिल्कुल, आपने सही कहा। नेट पे जो चीजें सारी ये करते हैं वो तो नेट पे हर कोई करता है। T20 में क्या मतलब 4 ओवर के लिए क्या चीज ऐसी हो जाएगी कि जी वो 4 ओवर में पूरी टीमें आउट हो जाएंगी? तो इनको सोचना चाहिए कि आप क्या चीजें करने जा रहे हो। लॉन्ग टर्म डिसीजन आप ले नहीं सकते, आपका मैंडेट नहीं है, उसके बावजूद आप डिसीजन पे डिसीजन ले रहे हो। हारून रशीद साहब, कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं होता? नहीं, अब मुझे तो कुछ ऐसे ही लग रहा है कि जी जिस तरह के डिसीजन हो रहे हैं कोई पूछने वाला ही नहीं लगता मुझे कि भाई मुझे तो लगता है यहाँ तो फ्री हैंड दिया हुआ है इस प्रेजेंट रिजीम को। मैंडेट कुछ और कह रहा है कि जी डे टू डे आपने अफेयर्स देखने हैं और ये लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने की बातें कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि कौन है जो ऊपर से इनको देख रहा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, अपनी कीमती राय के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। तो जुर्म दास्तान में बात करते हैं मोटरवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई के हवाले से। 3 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद मालियत की मुनशियात पकड़ ली गई हैं। पेट्रोलिंग अफसरान सयाल मोड़ के करीब ट्रैफिक को क्लियर करवा रहे थे और सफ़ेद पर अडो मशकूक हालत में ड्राइवर के बगैर मोटरवे पर खड़ी थी और जिसके बाद तलाशी ली गई तो उसके दौरान 205 किलो से ज़्यादा अफ्यून और 289 किलो से ज़्यादा मैरिजुआना बरामद हुई है। ये सूरत हाल है। मोटरवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ये जो मुनशियात है उसको बरामद कर लिया गया है। ये सूरत हाल आपको बता रहे हैं। मोटरवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 3 करोड़
80 लाख रुपए से जायद मालियत की मुनशियात पकड़ ली गई है। पेट्रोलिंग अफसरान सयाल मोड़ के करीब ट्रैफिक को क्लियर करवा रहे थे और सफेद पराडो मशकूक हालत में ड्राइवर के बगैर मोटरवे पर खड़ी थी। उसकी तलाशी ली गई। जब तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान पता चला कि 205 किलो से ज्यादा उसमें अफ्यून पाई जाती है और 289 किलो से ज्यादा मैरिजुआना भी उसमें से बरामद हुई। बात कर लेते हैं शाहिद रिजवी से, लाहौर से हमारे नुमाइंदे हैं। शाहिद रिजवी, ये पराडो खड़ी हुई थी लाहौर मोटरवे पर मशकूक हालत में, जहां उसमें ड्राइवर भी नहीं था और उससे ये मुनशियात एक बड़ी जो तादाद में पाई गई है, इसके हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये मोटरवे पुलिस ने जो है बड़ी कार्रवाई की है। 3 करोड़ 80 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की मुनशियात बरामद की गई है। पेट्रोलिंग अफसरान जो है ये सियाल मोटरवे के करीब जो है ट्रैफिक को क्लियर करवा रहे थे। इस दौरान जो सफेद पराडो जो है मशकूक हालत में खड़ी नजर आई बगैर ड्राइवर से, जिस पर इन्होंने वहां पहुंचकर इसकी गाड़ी की तलाशी ली थी। जिससे खुफिया खानों से जो है 205 किलोग्राम से ज्यादा अफ्यूम बरामद की गई है। ये कहना तर्जुमान मोटरवे पुलिस का। गाड़ी की मजीद तलाशी लेने पर जो है 299 किलोग्राम से जायद जो है मैरिजुआना मुनशियात ये भी बरामद की गई है। पेट्रोल पुलिस की कानूनी कार्रवाई के बाद जो है बरामदशुदा मोटर जो मुनशियात है वो ANF के हवाले कर दी है। ये कहना मजीद तर्जुमान का। जो सेक्टर कमांडर है मोटरवे पुलिस जो गुलाम कादिर सिंधु, उन्होंने पेट्रोलिंग अफसरान की कारकर्दगी को शाबाश देते हुए उन्हें सराहा है। जी ठीक है शाहिद रिजवी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लाहौर मेयो अस्पताल की पीट्स वार्ड में आतिशज़दगी से खातून बेहोश हो गई और अस्पताल की पीट्स वार्ड में रेनोवेशन का काम जारी था कि आग भड़क उठी। पीट्स वार्ड की 5 मंजिला इमारत में आग लगने से धुआं भर गया, जिससे एक खातून बेहोश हो गई। रेस्क्यू के अमले ने सूरत हाल पर काबू पा लिया है। तो मेयो अस्पताल की पीट्स वार्ड में रेनोवेशन के काम के दौरान आग लग गई, जिससे खातून बेहोश हो गई और उसको होश ना आया, जिसके बाद रेस्क्यू के अमले ने सूरत हाल पर काबू पा लिया है। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। इलेक्शन में 44 दिन बाकी रह चुके हैं और अवाम को सियासी जमातों के मंशूर का इंतजार है। बड़े बड़े दावों के बावजूद ताहाल कोई सियासी जमात मंशूर ना दे सकी। जमात इस्लामी के सिवा तमाम बड़ी सियासी जमातें ताहाल इंतखाबी मंशूर की तैयारी में मसरूफ है। इंतखाबी मंशूर का ऐलान ना करने वाली जमातें वोटर्स को कैसे माइल करेंगी और कायल करेंगी, सवालात जन्म लेने लगे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ हैं। जावेद बलोच, ये तमाम सियासी जमातों ने जमात इस्लामी के अलावा अभी तक अपना मंशूर ही पेश नहीं किया, अवाम कैसे एतमाद करेंगे? अवाम को क्या जवाब दिया जाएगा? जी जावेद बलोच। आपको बताएं कि जो इलेक्शन है उसके हवाले से, क्योंकि वक्त बहुत कम रह चुका है, तो इलेक्शन में सिर्फ 44 दिन बाकी है और अवाम को सियासी जमातों के मंशूर का इंतजार है। बड़े बड़े दावों के बावजूद ताहाल कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जो कि मंशूर दे सकी हो। किसी ने अभी तक मंशूर नहीं दिया और जमात इस्लामी के अलावा तमाम बड़ी सियासी जमातें ताहाल इंतखाबी मंशूर की तैयारियों में मसरूफ़ है। इंतखाबी मंशूर का ऐलान ना करने वाली जमातें वोटर्स को कैसे कायल करेंगी, ये सवालात हैं जो कि जन्म लेना शुरू हो चुके हैं। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। इलेक्शन में 44 दिन बाकी हैं। अवाम को सियासी जमातों के मंशूर का इंतजार है। बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन उसके बाद भी कोई सियासी जमात मंशूर ना दे सकी है। बात कर लेते हैं जावेद बलोच, बैठे इस्लामाबाद साथ है। जावेद बलोच, इतने बड़े बड़े दावे किए गए लेकिन अभी तक कोई भी बड़ी जो सियासी जमात है वो मंशूर नहीं दे सकी। जमात इस्लामी के अलावा अभी तक बाकी तमाम जमातें हैं जो कि सियासी जमातें अभी तक तैयारियां कर रही हैं। जी जावेद बलोच। जमात इस्लामी के सिवा तमाम बड़ी जो सियासी जमातें हैं वो तहाल इंतखाबी मंशूर देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। अभी तक किसी ने मंशूर नहीं दिया और इंतखाबी
मंशूर के हवाले से बात की जाए तो सिर्फ जमात इस्लामी है और इसके अलावा ऐलान ना करने वाली जमातें वोटर्स को कैसे कायल करेंगी और कैसे वोट के लिए मनाएंगी, ये सवालात हैं जो कि अवाम करते हैं। और लेकिन आपको बताते चलें कि इस अभी जो पीछे दिन रह चुके हैं वो सिर्फ पीछे अब 44 दिन बाकी हैं इलेक्शन होने में। 8 फरवरी की तारीख आ चुकी है और पोलिंग का जो अमल है तब स्टार्ट भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। जो मंशूर है उसके हवाले से कोई तैयारी नहीं की जा रही है। जावेद बलोच से बात कर लेते हैं। जावेद बलोच, कोई सियासी जमात अभी तक मंशूर नहीं दे सकी, क्यों नहीं दे सकी? देखें मरियम, नवाज शरीफ साहब ने जो है अपनी मंशूर कमेटी का ऐलान तो किया था और उसके इजलास भी जारी हैं। इरफान सिद्दीकी साहब उसके चेयरमैन है, लेकिन अभी तक मंशूर जो है वो फाइनल हो नहीं पाया। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें शामिल की जा रही। इसी तरह अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी ने जो है अपना एक मंशूर के हवाले से कमेटी तश्कील दी थी, लेकिन उनका मंशूर भी सामने नहीं आया। जमात इस्लामी वाहिद जमात है जिसने अपना मंशूर जो है वो इसका ऐलान कर दिया है, लेकिन मंशूर तो एक तरफ रह गया। लेकिन इन दोनों जो बड़ी जमातों ने, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, पीपल पार्टी है, इन दोनों सियासी जमातों ने अभी तक अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ भी नहीं किया। बताया जा रहा है कि पीपल पार्टी 27 दिसंबर को अपना इलेक्शन कैंपेन बाकायदा जो उसका आगाज़ करने जा रही है, लेकिन नून लीग ने अभी तक अनाउंस नहीं किया कि उसकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो कब शुरू होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो है अपने सियासी इत्तेहाद तो बना रहे हैं, सियासी जमातों के साथ जोड़ तोड़ तो जारी है, पार्लिमानी बोर्ड के इजलास भी जारी हैं, लेकिन अभी तक वो 21 अक्टूबर के बाद अवाम में नहीं निकले और ना ही किसी जलसे से खिताब किया है। आल्दो उनकी शेड्यूल जो है वो तैयार किया जा रहा है, लेकिन पब्लिक जो है वो इंतजार कर रही है कि कब नवाज शरीफ मैदान में आएंगे, कब अपने वोटर से खिताब करेंगे, कब अपने मंशूर का ऐलान करेंगे और कब जो है अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे कि उन्होंने 4-5 साल के गैप के बाद जब मुलाकात हो रही है अपने वोटर से तो उनके लिए प्लान क्या लेके आए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसका वोटर इंतज़ार कर रहा है, पब्लिक इंतज़ार कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ चीज़ सामने नहीं आई। इसके साथ अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपने जलसों में नौजवानों पे फोकस कर रहे हैं, नौजवान कैडर पे फोकस कर रहे हैं, नौजवानों को IT के हवाले से जो है वो तरबियत के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई मंशूर, कोई प्लान जो है वो सामने नहीं आया। कहा यही जा रहा है कि जो एक अबूरी मंशूर है वो अपने जलसों में वो दे रहे हैं, लेकिन उनका ज़्यादा जो फोकस है मरियम वो नवाज शरीफ पर तनकीद है, लाडला के खिताब हैं, तनकीद की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून को जो है वो, लेकिन जो है वो चीज़ें सामने आएंगी तो फिर ही पता चलेगा कि पीपल पार्टी के पास क्या है, नून लीग के पास क्या है, JUIF के पास क्या है, MQM के पास क्या है और बाकी सियासी जमातें जो हैं वो क्या मैदान में लेके उतरती हैं। ठीक है जावेद बलोच, ये बताइएगा कि जमात इस्लामी के हवाले से क्या अपडेट है, क्या उन्होंने अपना मंशूर तैयार कर लिया है? ब्यूरो चीफ जावेद बलोच हमारे साथ ही मौजूद हैं। आपको बताते चलेंगे वो अपडेट करें तमाम सूरत हाल के हवाले से कि जो इंतखाबी मंशूर है ऐलान होने के बाद भी उन्होंने सियासी जमातों ने अभी तक अपने जो वोटर्स हैं उनको कोई मंशूर पेश नहीं किया, जबकि इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी किसी किस्म का कोई मंशूर अवाम के सामने नहीं रखा गया कि अवाम किस पर एतमाद करे, अवाम को कैसे माइल किया जाए। किसी भी किस्म का कोई भी जो फॉर्मेट है अभी तक नहीं बनाया गया है। ये सूरत हाल है कि इलेक्शन का दंगल बिल्कुल सचने वाला है। कागजात नामजदगी की जो जांच पड़ताल का सिलसिला है वो भी जारी है और अगर बात की जाए कि पीछे कितने दिन रहते हैं तो 44 दिन पीछे रह चुके हैं। बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन उसके बाद भी कोई भी ऐसी जमात नहीं है जिसने अभी तक मंशूर पेश किया हो, आवाम को बताया हो कि वो उनका क्या मंशूर है। और ये बताते चले आपको कि कितने ऐसे हलके हैं जहां से एक ही ख़ानदान के 3-3 लोग खड़े हो रहे हैं, बाप, बेटी, बीवी, इस तरह के लोग भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन अवाम की जहाँ पर बात आती है, मंशूर देने की जहाँ पर बात आती है, दावे करने की अगर बात की जाए तो बड़े बड़े दावे करने के लिए सब मैदान में उतर जाते हैं, लेकिन जब बात की जाती है कि इंतखाबी मंशूर क्या है उसकी बात की जाए तो उसके अंदर ही बिल्कुल नाकाम है। जावेद बलोच, जमात इस्लामी के हवाले से क्या अपडेट है?
लाइट ऑन कर। ठीक है जावेद बलोच, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बड़े बड़े दावे किए गए उसके बावजूद ताहाल कोई जमात मंशूर ना दे सकी। जमात इस्लामी के सिवा तमाम बड़ी सियासी जमातें ताहाल इंतखाबी मंशूर की तैयारी में मसरूफ है। इंतखाबी मंशूर का ऐलान न करने वाली जमातें वोटर्स को कैसे माइल करेंगी, सवालात जन्म लेना शुरू हो चुके हैं। और आपको बताते चले कि इलेक्शन में 44 दिन बाकी रह चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का माजूर अफराद के लिए बड़ा फैसला, माजूर अफराद का घर ही पोलिंग स्टेशन होगा। इलेक्शन कमीशन ने माजूर अफराद के लिए पोस्टर बैलेट की सहूलत दे दी है। कैदियों को भी वोट डालने की सहूलत होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अहल वोटर्स अपने रिटर्निंग अफसर को पोस्टर बैलेट के लिए दरख्वास्त देना होगी, जिसके बाद उन्हें पोस्टर बैलेट जारी कर दिया जाएगा। आपको बताते चले अहम खबर के हवाले से कि बड़ा फैसला किया गया है माजूर अफराद के लिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से माजूर अफराद का घर पर ही पोलिंग स्टेशन होगा और इलेक्शन कमीशन ने माजूर अफराद के लिए पोस्टर बैलेट की सहूलत दे दी है। कैदियों को भी वोट डालने की सहूलत होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अहल वोटर्स अपने रिटर्निंग अफसर को पोस्टर बैलेट के लिए दरख्वास्त देंगे। कई बड़े सियासी रहनुमाओं का इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेने से गुरेज। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात ने कागजात नामजदगी जमा न कराए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी इलेक्शन से आउट हो गए। कारकुनों की फरमाइश के बावजूद आसिफ भुट्टो का इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए हैं। असद उमर भी इंतखाबी अमल से किनारा कर गए हैं। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल, साबिक वज़ीर अली जैदी ने भी कागजात जमा नहीं कराए हैं। बड़े इंतखाबात में बड़े मुकाबले। 5 साबिक वज़ीर आज़म इंतखाबी मैदान में उतर गए। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शहबाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ और बानी पीटीआई खुद इलेक्शन लड़ेंगे। तफसीलात मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बड़े इंतखाबात में बड़े मुकाबले। 5 साबिक वज़ीर आज़म भी इंतखाबी मैदान में। आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान के 5 साबिक वज़ीर आज़म बराह रास्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म में से किसी का बेटा तो किसी की बेटी उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शहबाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ और बानी पीटीआई खुद इलेक्शन लड़ेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे नादिर खाकान मरी से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। चौधरी शुजात की जगह इनके बेटे सालिक हुसैन और शाफे हुसैन इंतखाबी दंगल में उतरेंगे। बेनजीर के बेटे बिलावल भुट्टो भी लाड़काना और लाहौर से किस्मत आजमाएंगे। मीर जफरुल्लाह खान जमाली के बेटे मीर जमाली ने जाफराबाद से कागजात नामजद जमा कराए हैं। मोहम्मद खान जुनेजो मरहूम की जगह उनके बेटे असद जुनेजो मैदान में हैं। साबिक वजीर आजम शौकत अजीज खुद ना ही इनकी फैमिली का कोई रुकन इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। नवाज शरीफ और इनकी बेटी मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और बेटे हमजा शहबाज, जबकि यूसुफ रजा गिलानी और इनके बेटे मूसा अब्दुल कादिर गिलानी भी उम्मीदवार हैं। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। नैब ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज समेत नून लीग के तमाम उम्मीदवारों को क्लीन चिट दे दी है। इस राय के मुताबिक नैब हेडक्वार्टर में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए खसूसी सेल कायम किया गया है, जहां पर पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी भी जारी है। इस राय के मुताबिक प्ली बार्गेन करने वाले और सजा याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन के अहल नहीं होंगे। नैब हेडक्वार्टर्स में कायम सेल की तमाम ब्यूरो मुआवनत कर रहे हैं। तो आपको बताते चले अहम खबर के हवाले से नैब ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज समेत नून लीग के तमाम उम्मीदवारों को क्लीन चिट दे दी है। इस राय के मुताबिक नैब हेडक्वार्टर में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए खसूसी सेल कायम किया गया है, जहां पर पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी भी जारी है। इस राय के मुताबिक प्ली बार्गेन करने वाले और सजा याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन के अहल नहीं होंगे। नैब हेडक्वार्टर में कायम सेल की तमाम ब्यूरो मुआवनत कर रहे हैं। लाहौर मेयो अस्पताल की पीट्स वार्ड में आतिश ज़दगी से एक खातून बेहोश हो गई। अस्पताल की पीट्स वार्ड में रेनोवेशन का काम जारी था कि आग भड़क उठी। पीट्स वार्ड की 5 मंजिला इमारत में आग लगने से धुआं भर गया, जिससे खातून बेहोश हो गई। रेस्क्यू के अमले ने
सूरत हाल पर काबू पा लिया है। मेयो अस्पताल पीट्स वार्ड में रेनोवेशन का काम जारी था, जिसके दौरान आग लग गई और जिसकी वजह से एक खातून बेहोश हो गई। बात कर लेते हैं मोहसिन अलवी से। जी मोहसिन अलवी, बताइएगा कि आग लगी थी मेयो अस्पताल के पीट्स वार्ड में, क्या उस पर काबू पा लिया गया है? अंदर धुआं भर चुका था, क्या कंडीशन है अब? हाँ जी बिल्कुल, मेयो अस्पताल में भी दीगर अस्पतालों की तरह रेनोवेशन का रिवैम्पिंग का काम जारी है। ये मेयो अस्पताल की 3 वार्ड है, जिसके 5 फ्लोर हैं इस वार्ड के, और 5 के अंदर जो है आग लगने की वजह से धुआं भर गया था। लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ पर मरीज ज़ेर इलाज नहीं थे, क्योंकि रेनोवेशन के काम की वजह से मरीजों को पहले यहाँ से 7 वाली इमारत में मुंतकिल कर दिया गया था। 5 जो इसके फ्लोर हैं उनमें धुआं भरने की वजह से जो करीबी इमारत थी जहाँ पर बच्चों को शिफ्ट किया गया था, वहाँ पर भी धुआं गया, लेकिन वहाँ से भी इंतजामिया की जानिब से बर वक्त एक्शन लेते हुए बच्चों को वहाँ से भी निकाल लिया गया। कल बताया खातून जो 7 वाली इमारत में थी वो धुएं की वजह से बेहोश हुई थी, लेकिन अभी तक इंतजामिया इस बात का तयन नहीं कर पाई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी या रेनोवेशन के दौरान किसी मशीन पे जो है वो धमाके की वजह से आग लगी। अलबत्ता किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं है। जो रेस्क्यू का अमला है वो मौके पर पहुँच गया था और सूरत हाल को फिलहाल जो है वो काबू में कर लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। कौमी और सूबाई असेंबलियों की सीटों पर पंचा आजमाई के लिए हजारों उम्मीदवार मैदान में उतर आए हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन में ऑनलाइन सहूलत मरकज कायम। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी तश्कील दे दिए गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट के 9, सिंध हाईकोर्ट के 6, पेशावर हाईकोर्ट के 5, इस्लामाबाद हाईकोर्ट और बलूचिस्तान हाईकोर्ट के 2 जजेस बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराज़ात सुनेंगे। इलेक्शन की गहमा गहमी के हवाले से तफसीलात जानते कराची से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कामरान सोहेल और पेशावर से जमील खान हमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं कराची का, जहाँ पर कामरान सोहेल है। कामरान सोहेल, इलेक्शन के हवाले से तैयारियां कहाँ तक पहुंची है, क्या गहमा गहमी है? जी कामरान सोहेल, वो आम इंतखाबात के दूसरे मरहले में जो है वो आज शहर के 7 डिस्ट्रिक्ट में जो है और इलेक्शन कमीशन के मरकज सूबाई दफ्तर के बाहर में जो है वो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हुई। कौमी असेंबली में मजमूई तौर पर 22 नशिस्तों के लिए 333 जो है वो फॉर्म जमा कराए गए थे, जिस कौंसिल असेंबली के लिए 47 नशिस्तों के लिए 1072 फॉर्म जमा हो चुके हैं। इन तमाम फॉर्मों की जो है वो जांच पड़ताल का अमल जो है वो आज शहर के 7 डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जिसमें रिटर्निंग अफसरान बैठे हुए थे और जो उम्मीदवार जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए उनको बुलवाया गया था और जो है वो उनके कागजात नामजदगी जमा हुए थे उनकी जांच पड़ताल की गई है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के सूबाई दफ्तर के अंदर जो मखसूस नशिस्तें हैं खवातीन की अक़लियतों की, उसमें जो कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे उनकी भी जो है वो स्क्रूटनी और जांच पड़ताल का जो है वो अमल आज भी हुआ और आज पहला रोज था। और उसके बाद जो है वो एतराज़ात का मरहला मुकम्मल होने के बाद जो है वो 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जो है वो मुरतब कर ली जाएगी, जारी कर दी जाएगी, जबकि ये जांच पड़ताल का अमल जो है वो 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जमील खान भी हमारे साथ मौजूद है, पेशावर की से सूरत हाल उनसे जानते हैं। जमील खान, बताइएगा बलूचिस्तान के हवाले से और चल रहे इलेक्शन की गहमा गहमी कैसे देख रहे हैं और जो ट्रिब्यूनल जज है एतराज़ात भी सुनेंगे? जी बिल्कुल, यकीनन जितने दिन गुजरते जा रहे हैं इंतखाबी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है और मजमूई तौर पर सिर्फ पेशावर की 5 कौमी असम्बली की नशस्तों पर 142 जबकि 13 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर 492 उम्मीदवारों के कागजात सामने आ चुके हैं और इब्तदाई फहरिस्तों की इजरा के बाद इसकी स्क्रूटनी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। 304 खवातीन भी मखसूस नशस्तों के लिए मैदान में आ चुकी है, उनके कागजात, इसके अलावा जो अब मजहबी अक़लियती लोग हैं वो भी मौजूद है मैदान में और स्क्रूटनी तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में जो है पेशावर हाईकोर्ट के 4 जजेस पर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो भी तश्कील दिया गया है ताकि जितने भी एतराज़ात आ सके तो वहाँ पे इसको सुने जाएंगे और साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से, निगरान हुकूमत की जानिब से और सियासी जुमात और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि मुल्क भर की तरह पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबी अमल पुरअमन तरीके से जारी हो और शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके इस अमल को। जी ठीक है। अच्छा कामरान सोहेल, बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन में ऑनलाइन सहूलत मरकज भी कायम कर दिए गए हैं?
देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो इंतखाबात को जो है वो शफाफ बनाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं और इस हवाले से जो है वो एक ऑनलाइन सहूलत भी जो है वो फराहम की गई है, जिसको लोग जो है वो अवेल कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो इलेक्शन कमीशन से हमारी वक्तन फ़वक्तन बात होती रहती है। उनका यही कहना था कि उनको जो अहकामात दिए गए हैं, जो उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं या जिनकी जांच पड़ताल इस वक्त जारी है, कि उनको बहुत ज़्यादा जो है वो सहूलियात और आसानी जो है वो फराहम की जाए, ताकि जो है वो किसी किस्म का कोई बाद में इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पे ना आए। इस और भी जो है वो बेशबहा इक़दाम जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से शफाफ इंतखाबात के लिए किए गए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो है वो ये ऑनलाइन सिस्टम है और उसके बाद जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं जिनकी जांच पड़ताल जो है वो की जाएगी और जांच पड़ताल के बाद जो है वो इनकी बाकायदा जो फहरिस्त मुरतब की जाएगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी जो है वो कायम कर दिए गए हैं और जिनको जिस कागजात नामजदगी या उम्मीदवार पे एतराज़ होगा वो जो है वो अपना एतराज़ जो है वो जमा कराएगा। उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो इसका फैसला करेगा कि उसके कागजात नामजदगी दुरुस्त हैं या नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान सुहेल कराची से अपडेट करने के लिए, और पेशावर से हमें जमील खान तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्तें भी जारी कर दी हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों के जर्नल और मखसूस नशिस्तों पर 28,626 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि कौमी असम्बली की जर्नल नशिस्तों के लिए 7,242 मर्द उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। कौमी असम्बली की जर्नल नशिस्तों के लिए 471 खवातीन भी मैदान में आ गई हैं और ये सूरत हाल है कि कौमी असम्बली के हवाले से कौमी असम्बली की जर्नल नशिस्तों पर 471 खवातीन हैं जो कि मैदान में आ चुकी हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई है और इसके अलावा जर्नल और मखसूस नशिस्तों की बात की जाए तो उनके ऊपर 28,626 उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। कौमी असम्बली की जर्नल नशिस्तों के लिए 7,242 मर्द उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हैं और कौमी असम्बली की जर्नल नशिस्तों पर 471 खवातीन भी मैदान में आ चुकी हैं और फहरिस्तें जो है कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों की वो जारी कर दी गई हैं। और इस वक्त जावेद नूर हमारे साथ हैं, नियो के नुमाइंदे हैं। जावेद नूर, बताइएगा कि जो फहरिस्तें जारी कर दी गई हैं कौमी और सूबाई असम्बली की और मखसूस नशिस्तों की, इनकी तादाद क्या बताई जा रही है, स्पेसिफिकली बताइएगा। जी, मजमूई तौर पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की जनरल और मखसूस नशिस्तों पर जो कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं उनकी तादाद 28,626 है और कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 7,242 मर्द उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए खवातीन की तादाद जो है 471 है जो आम इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। कौमी असम्बली में खवातीन की 60 मखसूस नशिस्तों के लिए 459 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि कौमी असम्बली में अकलियतों की 10 मखसूस नशिस्तें हैं जिनके लिए 140 मर्द और 10 खवातीन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। कौमी असम्बली की 266 नशिस्तों पर 7,713 उम्मीदवार जो है मौजूद हैं मर्द उम्मीदवार, जबकि खवातीन उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और चारों सूबाई असम्बलियों पर तकरीबन जो है 13,526 मर्द और खवातीन उम्मीदवार जो है मैदान में है। और पंजाब में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए भी जो जमा कराए गए हैं कागजात नामजदगी उनकी तादाद जो है 13,000 है, जबकि मजमूई तौर पर सिंध कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल और मखसूस नशिस्तों पर 6,492 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर कौमी और सूबाई असम्बली और जनरल मखसूस नशिस्तों के लिए 2,669 उम्मीदवार मैदान में हैं और बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 631 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि बलूचिस्तान असम्बली के लिए 1,798 मर्द और खवातीन उम्मीदवार जो हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और चारों सूबाई असम्बलियों में खवातीन की मखसूस नशिस्तों की तादाद 125 है, जिस पर 1,365 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि चारों सूबाई असम्बलियों में अकलियतों की 24 नशिस्तों के लिए 393 उम्मीदवार मैदान में है और कौमी असम्बली की 266 जनरल जबकि 10 अकलियती और 60 खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 636 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल जो है ये पार्लियामेंट है, जिसके लिए कागजात नामजदगी जो है जमा कराने की तादाद जो है 28,620 है, जिनमें सूबाई और कौमी असम्बली दोनों नशिस्तों के लिए उम्मीदवार शामिल हैं। और ठीक है जावेद नूर, बहुत शुक्रिया तफसीलन आपने तादाद के हवाले से हमें अपडेट किया।
और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। मानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज 147वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के चाकर चबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और निगरान वज़ीर आला भी हमरा थे। ज़ियारत में भी कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई। कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के चाको चौबंद कैडेट्स ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जनरल इफ्तिखार हसन ने मिज़ार कायद पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के कैडेट 4 माह तक मिज़ार कायद पर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी मिज़ार कायद पर हाजिरी दी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और निगरान वज़ीर आला भी सदर के हमरा थे। सदर ने अपने पैगाम में कहा, कायद आज़म की अनथक मेहनत से अलहदा वतन का क़याम अमल में आया। मोहम्मद अली जिन्ना के नजरियात विजन सबके लिए मशले राह हैं। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी में परचम कुशाई की तकरीब, निगरान वज़ीर आला अली मर्दान डूम की तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। यौम कायद पर अपने पैगाम में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा, कायद आज़म ने बरे सगीर के मुसलमानों को एक परचम तले मुत्तहिद किया। बानी पाकिस्तान का तर्ज अमल किसी भी किस्म की मसलिहत से बालातर है। बाबा कौम की दानिशमंदी, बसीरत और दूरअंदेशी को खराज अकीदत पेश करते हैं। कराची कला के पोर्ट ग्रैंड में एक रोज़ा पाक व्हील्स ऑटो शो का एहतमाम किया गया, जिसमें फोनेक्स बैटरीज का स्टॉल लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। सोलर सिस्टम, कार और यूपीएस के लिए बैटरीज खरीदने के लिए आवाम की दिलचस्पी भी उरूज पर रही। MS सेंचुरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के SGM साउथ सैयद उज़ैर आलम जैदी ने कहा था कि हम अपने स्लोगन क्वालिटी हमारा वादा, इसके तहत हम अपने कस्टमर को बेहतरीन क्वालिटी फराहम कर रहे हैं। पाक व्हील्स ऑटो शो में हमने अपने स्टॉल पर आवाम के लिए कई इनामात भी रखे हैं, जो कि मामूली एक्टिविटी में शिरकत करके हासिल कर सकते हैं। जोनल सेल्स मैनेजर नासिर महमूद ने कहा था कि हम पाक व्हील्स के तहत मुनक़िद होने वाले इस ऑटो शो में बाकायदगी से हर साल शिरकत करें और हमारी प्रोडक्ट में आवाम की दिलचस्पी भी काबिल दीद है।